अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूं सबाशे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक सिविल और अस्करी क़यादत की मुलाकात में पाक फ़ौज के पेशा वराना उमूर, दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फ़ौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया। पहले तोलो फिर बोलो, कल के सख्त बयान आज नरम वजाहतें। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वजाहत की है कि मेरे बयान को भारतीय मीडिया ने सयाक़ो सबाक से हटकर पेश किया। अभिनंदन ने पाकिस्तान पर हमला किया था, वो यहाँ मिठाई बांटने नहीं आया था। हाउस पे स्टेटमेंट दी, उस पे हिंदुस्तान टेलीविज़न का और मीडिया का जो रद्द अमल आया, वो मेरी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके और उसको उसके अल्फाज से खेल के उसको चेंज करने की कोशिश की गई। मैं एक चीज़ तो क्लैरिटी से कह दूं कि अभिनंदन पाकिस्तान को मिठाई बांटने नहीं आया था। अभिनंदन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब उसके जहाज़ को पाकिस्तान ने यहाँ गिरा लिया था। जब पार्लियामेंट्री लीडर्स की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होनी थी और 7 बजे के बजाय वो 8 सवा 8 बजे उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया, चूँकि उनकी क्या सोच थी, वो किससे डिक्टेशन ले रहे थे, किस मुल्क से डिक्टेशन ले रहे थे, क्या वो मोदी से डायरेक्ट इन कांटेक्ट थे, क्या उनके ऊपर कोई और ऐसा प्रेशर था, वो हमसे शेयर उन्होंने करना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने आके कहा कि अभिनंदन को हमने फ़ौरन रिलीज़ करना है। उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने फ़ॉरेन मिनिस्टर के थ्रू ये कहलवाया और जब ये फ़ॉरेन मिनिस्टर के थ्रू कहलवाया तो इमरान खान साहब की ज़रूर टांगें काँप रही थी और पसीना था, चूँकि वो अपोजिशन को फेस नहीं कर सकते थे। और क्या उसमें मंतक थी, ये सिर्फ इमरान खान साहब जानते हैं और उनके अलावा पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। और इसी मामले पर तज्जिया ले लेते हैं। अदनान आदिल साहब और अहमद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले अदनान आदिल साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगी। अयाज सादिक उन्होंने पहले फ्लोर पर बयान दिया जो कि काफ़ी शर्मिंदगी का बाइस बना, भारतीय मीडिया में उसे उछाला गया और अभी भी अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ से ये मामला टॉप ट्रेंड पर है। क्या समझते हैं अब जो वजाहत सामने आई है अयाज सादिक की, क्या वो काफ़ी है जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी को मुतनाज़ बनाया गया? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल काफ़ी नहीं है, ना ही उन्होंने अपने बयान की तरदीद की है। उन्होंने तो अपने बयान में ये कहा था कि जब वो मीटिंग हुई तो आर्मी चीफ कमर बाजवा आए, उनके माथे पे पसीना था, टांगें काँप रही थीं और फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर हमने उसको नहीं छोड़ा तो 9 बजे भारत हम पर हमला कर देगा। तो इस सारी तफसील की तो उन्होंने कोई तरदीद नहीं की है, बल्कि और ये कह रहे हैं कि जी वो तो यहाँ पर हमला करने आया था और वो हमारी फतह का दिन था। तो ये तो तरदीद काफ़ी नहीं है। उन्होंने बहुत डैमेज किया है पाकिस्तान को, एक पूरी कौम को डीमोरलाइज करने की कोशिश की है। पाकिस्तानी कौम ये समझती थी कि हमने एक बहुत अपने से बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जब उन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की। तो उस सारी कामयाबी को जो हमने हासिल की थी उस पर उन्होंने मट्टी डालने की कोशिश की, मट्टी में मिलाने की कोशिश की और आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जो कि नून लीग की हिकमत अमली का हिस्सा है कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाए। जैसे कि नवाज़ शरीफ ने कोयटा के जलसे में कहा कि फ़ौजी अफसरों को उनके ख़िलाफ़ बगावत कर देनी चाहिए। इसी तरह अयाज सादिक का जो बयान है ये उसी हिकमत अमली का हिस्सा है कि कमर जावेद बाजवा को एक मुतनाज़ा बनाकर पेश किया जाए और बताया जाए कि वो एक कमज़ोर आदमी हैं जो भारत का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। मेरा ख्याल है कि अयाज सादिक ने एक कौमी सलामती की जो मीटिंग थी उसके फैक्ट्स को बाहर लाकर और इस तरह बयान करके जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, उसके इमेज को, पाकिस्तान की अफवाज को, उन्होंने बहुत ही एक गलत काम किया है। और इसके चूँकि वो पार्लियामेंट में बयान दिया है इसलिए उस पर कार्रवाई भी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में जो भी अरकान पार्लियामान बयान देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब वो जो भी वजाहतें कर रहे हैं वो बिल्कुल लूली लंगड़ी वजाहतें हैं, उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह के मुतरादिफ हैं। अच्छा, जिस तरीके से अदनान आदिल साहब ये कह रहे हैं कि सियाको सबात से हटकर पेश किया गया है, तो एज इट इज़ पेश किया है, इसमें उन्होंने क्या सियाको सबात से हटकर बात की है? जिस तरीके से अयाज सादिक ने कहा वही बयानिया वहाँ पर पेश किया गया है।
जी अदनान आदिल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आप जरा दोबारा रिपीट कीजिए, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनका बयान जो है वो सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया है, तो बयान तो एज इट इज पेश किया गया है। जी वो गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। यूटर्न पे यूटर्न ले रहे हैं ना, कोई ऐसे बिल्कुल यू टर्न ले रहे हैं। उनका बयान लफ्ज़ ब लफ्ज़ सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये अल्फाज कहे कि जब मीटिंग हुई तो उसमें कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ आए, माथे पे पसीना था, टांगे काँप रही थीं, और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर हमने अभिनंदन को वापस नहीं किया तो 9 बजे रात को भारत जो है वो हम पर हमला कर देगा, इसलिए आप उसे छोड़ने दें। तो ये इसमें क्या तरोड़ मरोड़ के बयान किया गया? जैसे अल्फाज उन्होंने बोले थे वैसे ही अल्फाज रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहा है। अब वो झूठ बोल रहे हैं। अब वो सिर्फ ये है कि चूंकि उनको एम्बेरसमेंट हुई है, कुछ हल्कों की जानिब से तनकीद का सामना है, इसलिए वो एक बहाना बना रहे हैं। लेकिन जो डैमेज उन्होंने करना था, नुकसान पहुंचाना था, पाकिस्तान की अफवाज को डिमोरलाइज करने के लिए, पाकिस्तानी कौम को डिमोरलाइज करने के लिए, और इंडिया के हाथ में एक प्रोपेगेंडा पकड़ाना था, ये अपने ज़ाती सियासी मुफाद के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, कोई भी रेड लाइन क्रॉस कर सकते हैं। इनका रिकॉर्ड है, नवाज शरीफ का भी ये रिकॉर्ड है, जिस तरह डॉन लीक्स के जरिए उन्होंने किया, कौमी सलामती के इदारों के ऊपर उन्होंने कीचड़ उछलवाने की कोशिश की, और अब जो है अयाज सादिक के जरिए ये बयान दिलवाया गया है। जिस तरीके से नून लीग की रहनुमाओं का एक ओवरऑल जारहाना अंदाज है, अगर हम ख्वाजा आसिफ की बात करें तो वो भी कुछ इसी तरह के बयान देते हैं, अगर हम बात करें मोहम्मद जुबैर साहब की तो वो भी बयान पे बहुत ज़्यादा यूटर्न लेते हैं, और अब हम अयाज सादिक की बात करें तो कल जो बयान दिया और आज जो इन्होंने कहा है, तो उस हवाले से ये कहते हैं जी मेरा बयान तो तोड़ मरोड़ के पेश किया। इनकी स्ट्रेटजी क्या है, ये क्या चाह रहे हैं नून लीग वाले? ये फ़ौज के आर्मी चीफ को और DGISI को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, रियासती इदारे फ़ौज में तकसीम करना चाहते हैं, क्योंकि ये मांग रहे थे कि हमें कुछ रिलीफ दिलवाया जाए, इमरान खान पर दबाव डालकर ये एहतसाब कानून ख़त्म किया जाए, हमारे जो केसेस हैं इनको होल्ड किया जाए, कोल्ड स्टोरेज में डाला जाए। उन्होंने इनकी मदद करने से इनकार कर दिया। उसके बाद अब ये नवाज शरीफ का पुराना वतीरा है कि रियासती इदारों को तकसीम किया जाए। पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक मरतबा तकसीम किया था, सज्जाद अली शाह के खिलाफ बगावत करवाई थी। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि फौज के किसी ग्रुप को कमर जावेद बाजवा और DGISI के खिलाफ किया जाए, और फौज बिल्कुल अदनान आदिल साहब, यही सब हम एक बार फिर से भी देख रहे हैं। अहमद वली साहब, आप बताइएगा, जिस तरह से अदनान आदिल साहब ये बात कर रहे हैं कि ये ज़ाती मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप नहीं समझते ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है? क्योंकि मुल्की मफाद जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और साबिक स्पीकर ये रह चुके हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बिल्कुल जी, हर इस किस्म का बयान जिसमें भारत जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है उससे मुताल्लिक कोई ऐसी बात हो तो उस पर बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और अयाज सादिक जो है वो स्पीकर रहे हैं और उसका एक ओहदा रहा है, और उनकी बात जो है बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है दुनिया भर में। जहाँ भी वो बात करेंगे लोग जो है उसको अहमियत देते हैं, तो उसमें ज़रा सोच समझ कर बात करनी चाहिए, वजाहत के साथ बात करनी चाहिए। और क्योंकि कुछ इस तरह के कुछ बात भी वो बाद में बता रहे हैं कि नहीं, मैंने तो जो शाह महमूद कुरैशी थे उनके बारे में इस तरह के रिमार्क्स थे, आर्मी चीफ के बारे में इस तरह की नहीं थी मेरी बात। लेकिन ये कि जब इस तरह की मीटिंग्स और इस तरह की डिटेल्स, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत में अब बहुत ज़्यादा यानी कि गंदगी आ गई है, बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि बहुत ज़्यादा जो सीक्रेट मीटिंग्स हैं उनकी चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं। ये बहुत ख़तरनाक है, पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है, पाकिस्तान के फ़ौज के लिए बड़ा ख़तरनाक है कि कोई इस तरह की मीटिंग, अगर कोई जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें होती हैं सियासतदानों की, तो उनकी डिटेल्स बाहर आना शुरू हो जाएं तो बड़ा खौफनाक है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो इस तरह से उनको जेब नहीं देता कि वो इस तरह की बात करें। और दूसरी तरफ से ये भी है कि जितना भी आप चाहे हुकूमत है, इमरान खान साहब हैं, अपोजिशन है, जितना कम से कम फौज को इन्वॉल्व करें सियासत में उतना ही बेहतर है। और ये फौज के लिए भी बेहतर है कि वो भी इस तरह की सियासत में ना आए और कोशिश करें कि सियासतदानों को अपने मामला जो हैं जी बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि सियासतदान कम से कम जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके मामला तो फ्लोर के ऊपर जाकर डिस्कस ना करें। खालिद अजीम भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद अजीम, जिस तरीके से खालिद अजीम साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नून लीगी लीडर्स के बयानात आ रहे हैं, जारहाना बयानात हैं, किस तरफ जा रही है नून लीग? बंद गली में जाती दिखाई नहीं दे रही है? लेकिन जी मैं समझता हूँ नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी जमात हो, इनको एक लाइन थ्रू ड्रॉ करनी चाहिए। और वो ये है कि जो मुल्की सलामती के मामला हैं, आप यहाँ किसी से लड़े झगड़ा करें, आप बेशक आप इदारों पे जो तनकीद करते हैं उसका भी हिसाब किताब जो है वो कौम आपसे कर लेगी। लेकिन जब कोई आप ऐसी लूज बॉल देते हैं जिसपे भारत को जो है वो जोरदार स्ट्रोक लगाने का मौका मिलता है,
तो मैं ये समझता हूँ कि आपका इमेज भी खराब होता है और उसके साथ साथ आप मुल्क को भी तबाही की तरफ लेके जाते हैं, परेशानी की तरफ ले जाते हैं। और देखिए ये वो सारी चीजें भारत वो सिर्फ लोकल कंजम्पशन के लिए नहीं रखता, बल्कि उस चीज को वो इस्तेमाल करता है आलमी मीडिया में भी और आलमी फोरम्स पे भी। वो बताता है कि इंतहाई जिम्मेदार लोग जो है उनका ये बयान देख लें और इससे पता चल जाएगा कि भारत जो है वो हक सच पे है और ये पाकिस्तान है जिसकी जानिब से ये सारा कुछ किया जा रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, जो कल उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी जब आए तो उनकी टांगें कांप रही थी और उनके माथे पे पसीना था, ये सारी बात करके वो ये तासुर देना चाहते हैं कि गोया आप अपनी तरफ से वो एक सियासी राइवलरी जो है उसका मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन हकीकतन वो मुल्क के वजीर खारजा के बारे में इस किस्म के जुमले कह रहे थे, या मुल्क के वजीर आजम के बारे में अगर इस किस्म की बात कहें तो गोया वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत कमजोर है और पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर सकता, जबकि हम हकीकतन जो 27 फरवरी 2019 का वाक़या है उसको अपने कारनामे के तौर पे बयान बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान ने भारत को कहा था कि हम सरप्राइज देंगे और पाकिस्तान की जानिब से फिर वो सरप्राइज दिया गया, लेकिन अयाज सादिक का ये बयान और फिर अब ये वजाहत वो सबके सामने है। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब, अहमद वली साहब और अदनान आदिल साहब आपका भी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब, कहा भारतीय पायलट्स को वापस भेजकर पाकिस्तान ने फराग दिली का मुजाहरा किया, लेकिन अपोजिशन ने इस फतह को शिकस्त में बदल दिया। कौमी हीरोज का मजाक उड़ाया गया, अपोजिशन के बयानिए को मुल्क मुखालिफ बयानिया करार दिया, बोले पीडीएम के जलसों में भारत की जबान बोली गई, सी पैक के बहुत दुश्मन है, कामयाब और अहम मंसूबे को सबोताज करने वाले नाकामी का मुंह देखेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन जो इशू है वो मुल्क है। आई एम गोइंग टू गिव द पॉलिसी स्टेटमेंट सो दैट आवर एनिमीज, कोई मुल्क के मफाद में काम किया जाना चाहे तो उसको अपोजिशन उसको गिरा देती है। सी पैक अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भरपूर तरीके से चल रहे हैं। इन्होंने एक इदारा रह गया था, बाकी इदारों को तो इन्होंने तहस नहस करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन जो सी पैक का इदारा है उसको भी ये सबोटाज करना चाहते हैं। ये बिल आज आएगा और इंशाल्लाह पास होगा नेशनल असेंबली से। तो इस किस्म की बातें जब शुरू की जाती हैं तो उससे हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिस्टॉर्ट होती है। पिछली हुकूमत ने इसको एक ज़ाती प्रोजेक्ट बना दिया था, जहाँ पे भी जाते थे वो फीते काटते थे। तो हम ये चाहते हैं कि उसको नॉन पॉलिटिकल किया जाए। हम तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाने आए हैं जो कि इन्होंने तबाह किए थे। अपोजिशन का काम ये नहीं होता कि वो दुश्मन के एजेंडे वाली बात करें। उधर हमारे हीरोज को जो कि एयरफोर्स वाले थे उनको जो है तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ताबनाक वाकया था जिसके कि हमें फख्र होना चाहिए, इन्होंने उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। हमारी फतह को आपने शिकस्त में बदल दिया है। ये भागने वाले लोग हैं, एक लंदन में बैठा हुआ है और दूसरा भी किधर भागा हुआ है। हम तो उनकी पूरी सिक्योरिटी करेंगे कि हमें वो जो पैसे हैं ना जो ले गए थे वो हमें दे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे हैं। उनका तनख्वाह में 175% इजाफा किया था, आपने सदर ज़रदारी के साथ दिया, तो फिर हमने अपने बुजुर्ग पेंशनर्स का पेंशन में 100% इजाफा करवाया था। अब आपने मेरे साथ देना है। अब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है, ताकि जो काम रहता है, जो ख्वाब कायदे अवाम ने यहाँ के नौजवानों के लिए देखा था, जो वादा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यहाँ के अवाम के साथ किया था, वो जो काम रहता है हमने मिलके पूरा करना है। हमने आपको हक में दिलवाना है, हमने आपको हक मलकियत दिलवाना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाना है। आज तक तो लोग इस्लामाबाद में बैठ के आपके लिए फैसले ले रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे तो फिर रोंदू के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के लिए फैसले लेंगे। वज़ीर आज़म कौन बनेगा आप फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते हो तो फिर हम यहाँ के गरीब अवाम का मुस्तकबिल तब्दील करेंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से गरीब के साथ दिया है, मजलूम के साथ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया था। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हमें यहाँ से मुंतखब करवाते हो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम बेनजीर मजदूर कार्ड देंगे और हर मजदूर को बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू अपना हक दिया जाएगा। आपने पीपल्स पार्टी के साथ देना है, आपने तीर के साथ देना है, ताकि जैसे हमने सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स कायम किए हैं वैसे ही मैं चाहता हूं कि बल्तिस्तान हो, गिलगित हो, वहां भी हम सिंध की तरह आपके लिए मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स खड़ा करें। हमने तो रोंदू के अवाम को इस सिलेक्टेड का इस नाअहल इमरान से उसकी तबाही से बचाना है। इमरान ने 2 साल हुकूमत किया है पाकिस्तान में और जो हाल किया है हमारा प्यारा पाकिस्तान का वो आप सबके सामने है। हमारे हुकूमत के मुलाजिमीन सरापा एहतजाज है, हर तरफ हर तबका एहतजाज कर रहे हैं। हमारा डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, हमारा नर्सेज एहतजाज कर रहे हैं, हमारा स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, यहां तक कि लेडी हेल्थ वर्कर्स भी धरना दे रही है। आप सोचें कि वो इमरान जिसने इस मुल्क के नौजवानों के साथ क्या क्या वादा नहीं किया था, आज पाकिस्तान के नौजवान रो रहे हैं कि हम इस आदमी के झूठ को क्यों माने थे। आज पाकिस्तान के नौजवान 2 डिग्री हाथ में लेके घूम रहे हैं मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, हर एक तरह से अवाम को बेरोजगार करवा रहा है। पीटीवी से बेरोजगार कर रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान से मुलाजमीन को निकाला गया है, स्टील मिल को कराची की स्टील मिल को बंद करके वहां का 10,000 मजदूरों को बेरोजगार कर रहा है। हमने इस तबाही से आपको बचाना है और एक ही तरीका है, एक ही जमात है जिसने हमेशा रोंदू का आवाज बना है, बल्तिस्तान के आवाज बना है, गिलगित बल्तिस्तान का आवाज, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं जानता हूं कि रोंदू के अवाम गैरतमंद लोग हैं, मैं जानता हूं आप बहादुर लोग हैं, आप वफादार लोग हैं। आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिलगित बल्तिस्तान में खिताब कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कंबर में उम्मे रुबाब चांडियों के अहले खाना के कातलों को तहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गुज़िश्ता रोज़ आईजी के दौरे के बाद आज छापे मारे गए लेकिन मुल्जिमान फरार हो गए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे नवीद लारक से। नवीद, 5 SHOs तब्दील किए गए हैं जबकि 7 SSPs को गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, मुल्जिमान फरार हो गए। जी बिल्कुल, मेयर की रिहायशी उमेराबाद चांडियों के अहले खाना के कातलों की गिरफ्तारी के लिए सिंध के 7 अजला के SSP और लाड़काना हैदराबाद DIG की सरबराही में जो है वो जिला कंबर और जिला दादू के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कार्रवाई की गई, छापे मारे गए। पीपल्स पार्टी के MPA सरदार चांडियों और उनके भाई बुरहान चांडियों के घरों पर ये कार्रवाई की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो तलाशी ली गई, जो मुलाजम थे उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि ये 2 मफरूर मुल्जमान है इस केस में, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। लेकिन पुलिस का कहना है कि ताहाल जो है वो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। लेकिन इस कार्रवाई से पहले जो है वो जिला कंबर के 5 मुख्तलिफ थानों के SHO जो चांडियों कबीले से वाबस्ता थे उनको हटाया गया, जिसमें चौकी इंचार्ज भी जो है वो शामिल है। ताहाल जो है वो मफरूर मुल्जमान की गिरफ्तारी के हवाले से कोई
इतला नहीं मिली, लेकिन ये जो कार्रवाई इत्तला गिरफ्तारी के हवाले से नवीद लाड़क अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्जिमान के फरार हो जाने पर IG सिंध ने बरहमी का इजहार किया है। कहते हैं कि अंदरून सिंध थानेदार मेरिट पर नहीं बल्कि सियासी और बासर अफराद की सिफारिश पर लगाए जाते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर मजीद से। आमिर मजीद, क्या कहना है IG का मजीद, क्योंकि तो ये तो हैरान कुन बात है कि उनका ये कहना है कि पता चला है कि कुछ एहलकार मफरूर मुल्जिमान से मिले हुए। जी बिल्कुल, अब IG सिंध मुश्ताक मेहर भी जो साबिक IGs थे, AD ख्वाजा और इमाम, उनकी जबान बोलने लगे हैं। 18 जनवरी 2018 को के दादा, चचा और बाप को फायरिंग करके कत्ल किया था। इस वाक़े का नोटिस ले रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और 24 सितंबर 2020 को IG जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार, उन्होंने वाज़ेह अहकाम दिए थे IG सिंध को कि अगर मुल्जिमान जो मफरूर हैं इस केस में गिरफ्तार नहीं हुए तो हैदराबाद रेंज के जितने भी पुलिस है उनको घर भेज दिया जाएगा। जिसके बाद IG सिंध ने एडिशनल IG सखर डॉक्टर कामरान फजल को हुक्मनामा जारी किया कि मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन एडिशनल IG सखर ने उनका हुक्मनामा मानने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि ये जो अभी कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चल रहा है और मफरूर मुल्जिमान के गिरफ्तारी के लिए वक्त निकालना मुमकिन नहीं। जिसके बाद IG सिंध कल खुद दादू गए और वहां जाकर उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। IG सिंध ने जो सूरत हाल ली और जो आमिर मजीद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। नैब की टीम ने कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब कराची पर छापा मारा है। नैब टीम ने NICVT के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऑफिस में मौजूद है। बात कर लेते हैं मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर नज़ीर, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, कौमी इदारा अमराज कल्ब में नैब की टीम की जानिब से छापा मारा गया है और नैब की टीम इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफिस में मौजूद है। और इसके बारे में जो भी छापे के बारे में इत्तलात आ रही हैं, वो जो मुलाजिम हैं उनकी एडवांस तनख्वाहें और अद्वियात और आलात की खरीदो फरोख्त में जो खरीदो फरोख्त में गड़बड़ की, उस पर जो है कार्रवाई की गई है। इस वक्त अकाउंट ऑफिस जो है वो भी बंद कर दिया गया है और OPD में भी अमराज को जो मरीज हैं उनका चेकअप नहीं किया जा रहा और अभी भी नैब की टीम जो अस्पताल में वक्ती तौर पर काम बंद कर दिया गया है। ऐसे में मरीज भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नज़ीर आपका। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से मुलाकात का मामला फिर उठा दिया। कहते हैं मैं सियासतदान हूँ, मैंने हल्फ नहीं उठाया कि किससे मिलूंगा और किससे नहीं। जिन्होंने हल्फ उठाया है वो एहतियात करें। मजीद कहा, मरियम नवाज को लंदन भेजने की बात नहीं की थी बल्कि कहा था पासपोर्ट जला दें। इससे पहले मोहम्मद जुबैर कहते रहे कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर तो बात ही नहीं हुई थी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने मुख्तलिफ हलकों के कारकुनान के साथ मीटिंग्स का आगाज़ कर दिया। मरियम नवाज इस वक्त भी पार्टी सेक्रेटरीट में कारकुनान के साथ मुलाकात कर रही हैं। बात कर लेते हैं आरिफ मलिक से। आरिफ, क्या मकसद है इन मुलाकातों का? जी, मरियम नवाज इस वक्त मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरीट में मौजूद हैं और आज वो जो वोट के इज़्ज़त व पासबान कारकुनान हैं उनके साथ मीटिंग कर रही हैं। तो ये जो सिलसिला मरियम नवाज ने शुरू किया है, मुख्तलिफ हलकों के जो कारकुनान हैं और वर्कर्स हैं उनसे मुलाकातें करने का जो शुरू किया, उसका मकसद यही है कि कारकुनान को चार्ज किया जाए, क्योंकि अब जलसे हो रहे हैं, कन्वेंशंस हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, तो उसमें भरपूर शिरकत दिखाई जाए। तो इसी हवाले से आज भी उन्होंने ये मीटिंग रखी है और बाकायदा तौर पर मरियम नवाज उन वर्कर्स और कारकुनों का शुक्रिया अदा कर रही हैं जो नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े हैं। इसके बाद ये लाहौर के मुख्तलिफ जो हलके हैं उनके तमाम जो हलके हैं उनके कारकुनान और वर्कर्स को बुलाया जाएगा। उन तमाम कारकुनान से मीटिंग्स की जाएंगी, क्योंकि 13 दिसंबर को जो लाहौर का जलसा है, मरियम नवाज कोशिश कर रही है कि वो जो जलसा हो वो तारीखी हो। जी, आरिफ मलिक अपडेट करें, आपका शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मौजूदा हुकूमत अपनी खराब कारकर्दगी और पॉलिसीज़ की वजह से नाकाम हो चुकी है, इससे मुज़ाकरात के हक में नहीं। फजल रहमान ने इलेक्शन कमीशन से नए इंतखाबात कराने का मुतालबा भी कर दिया। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की हुकूमत कारकर्दगी के लिहाज से बहुत पीछे चली गई है। आम आदमी 2 साल के अंदर बराह रास्त मुतासर हुआ है। इनकी माशी पॉलिसियों के नतीजे में हुकूमत नहीं है पाकिस्तान, और जो है वो किसी बैसाखी पे खड़ी है। सी पैक को डबो दिया गया, डबोने के बाद अब उसमें करप्शन के रास्ते भी आज़ाद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनको एहतसाब के तमाम इदारों से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। इसे कहते हैं कि सरकारी तौर पर कानूनी करप्शन। हम न मुज़ाकरात करते हैं, न इनके साथ मुज़ाकरात के हम हक में हैं। अल्टीमेट आखिर सलूशन इसका क्या? सलूशन यही है कि इलेक्शन कमीशन इस इंतखाब को मनसूख करे और नए इंतखाब का ऐलान करें।
वज़ीर-ए-आज़म ने नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को जवाब दे दिया। फ्रांसीसी मुफक्किर का ट्वीट शेयर करते हुए नबी करीम को खिराज तहसीन भी पेश किया। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर उम्मत के इत्तेहाद के लिए मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को ख़त भी लिखा। फ्रांसीसी सदर को उन्हीं की जुबान में जवाब मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फ्रांसीसी मुफक्किर का कॉल ट्वीट कर दिया, जिसमें अल्फोंसो डे लामार्टाइन ने शानदार अल्फाज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिखा, अल्फोंसी के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक अल्फाज पसंदीदा हैं। इससे पहले नामूस रिसालत के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को हम आवाज़ होने के लिए ख़त लिखा है। सारों को मिल के मगरिब को बताना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में क्या जगह है, कितना प्यार और अकीदा उनसे। इस्लामोफोबिया पर तशवीश का इजहार करते हुए उनका कहना था कि हुजूर पाक की ज़ात हमारे लिए सबसे मुक़द्दस है। कुरान पाक को जलाने के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मगरिब मुसलमानों के अकायद का एहतराम करे। और अभी आपको बताएं कि फ्रांस के शहर नीस में शहरियों पर चाकू से हमला किया गया। 2 अफराद हलाक, 23 जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। फ्रांस के शहर नीस में चाकू से हमला किया गया और इस हमले के नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि 23 जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। एहसन इकबाल के दिल की बात ज़बान पर आ गई। जो बात हमने अंदर कही वो उन्होंने नहीं सुनी, अब हम बाहर कह रहे हैं, हमारी बात को सुनो। 2 कुव्वतों की इस वक्त कोशिश है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगे। एक इमरान खान, क्योंकि उसकी गेम इज़ ओवर और वो समझता है कि अगर वापस मुस्लिम लीग नून आ गई तो मेरी सियासी मौत है हमेशा के लिए ना, तारीख़ में भी मेरी मौत है। तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि इक़्तिदार दोबारा मुस्लिम लीग नून के पास जाए। उसको ये सूट करता है कि अगर मैं नहीं तो फिर मार्शल लॉ। दूसरी जो एंटी मुस्लिम न्यूक्लियर आर्मी फोर्सेस हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज को डीन्यूक्लियराइज देखना चाहते हैं, वो समझते हैं कि फ़ौज को अवाम के सामने ला के इसकी इंटरनल वीकनिंग की जाए और उसका एक ही रास्ता है कि जब फ़ौज बराह रास्त मुल्क टेक ओवर करके अवाम के सामने आ खड़ी होगी। तो लिहाजा जब अवाम और फ़ौज के दरमियान एक बदएतमादी पैदा होगी तो फिर ये इदारा कमज़ोर हो जाएगा। हम तो देखें ना, हम तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि आपकी सियासत में परछाई आपके मफाद के ख़िलाफ़ है। देखें ना, नहीं इसी तरह प्रेशर उनको, हम तो जो हमारे इस पूरे दबाव का एक मकसद यही है कि उनको हमने जो चीज़ पहले अंदर कही उन्होंने नहीं सुनी, अब बाहर कह रहे हैं यार ये बात सुनो, खुदा के लिए ऐसा ना करो। जब आपकी बात कमरे के अंदर कोई ना सुने तो कमरे के बाहर ही करनी पड़ती है ना, बचाने के लिए कि बचो यार। फैसलाबाद में सफ़ेद चीनी के काले धंधे का इंकशाफ हुआ है। आरती ने प्रॉपर्टी डीलर के शनाख्ती कार्ड पर करोड़ों रुपए की चीनी खरीदी। प्रॉपर्टी डीलर टैक्स गोशवारे जमा कराने गया तो हेर फेर की कहानी खुल गई। जिले इंतजामिया ने आरती का चीनी से बड़ा ट्रक पकड़ लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। सफेद चीनी का काला धंधा। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में प्रॉपर्टी डीलर के शनाख्ती कार्ड पर जालसाजी से करोड़ों रुपए की चीनी खरीदने का इंकशाफ। अनीस टैक्स गोशवारे जमा करवाने गया तो काले धंधे का राज फाश हुआ। मैं FBR का गोशवारा जमा करवाने गया हूँ तो उन्होंने बताया कि आपके नाम पे 1,87,55,500 की चीनी उठाई गई है आपके NTNO ID कार्ड पे। आपको इसका इलम है, आपने उठाई है? मैंने कहा जी मेरे इलम में नहीं है, ये कौन काम कर रहा है? फिर उन्होंने कहा कि इसका चेक करें। प्रॉपर्टी डीलर की शिकायत पर ASG तांदलियावाला ने कार्रवाई करते हुए 2 नंबरी करने वाले आरती को गिरफ्तार करके चीनी से भरा ट्रक पकड़ लिया। पुलिस ने वाकया का मुकदमा दर्ज करके शुगर मिलों के खिलाफ भी तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही रिपोर्टर फरहान बदर के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। क्या आपका हुस्न कुदरती है या किसी क्रीम का कमाल है? सहाफ़ी के सवाल पर वफाकी वजीर ज़रदाज गुल शर्मा गई। कहा अब मैं पहले जैसी नहीं रही। वो लाहौर में एक तकरीब में मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। आपको ख़वातीन की आइडिया की हैं जब से आप पॉलिटिशियन में आई हैं,
आपको सुनते भी हैं, सोशल मीडिया पर भी आपकी बहुत ज़्यादा रेटिंग है। फंक्शन इस तरह का जवाब अगर देना चाहिए तो दे दीजिएगा कि आपकी ये जो ब्यूटी है नेचुरल है या कोई क्रीम यूज़ करते हैं एज अ स्टूडेंट या वैसे। मैडम ये खबर है जो आप देना। मेरा ख्याल है कि अभी हमने पहले ये कहा है कि दुनिया में तमाम लोग बहुत खूबसूरत हैं। मैं बेसिकली कबायली हूँ, पश्तून हूँ और मैं डेरा गाजी ख़ान में चूँकि इलेक्शन लड़ के जीत के यहाँ पे आई हूँ पार्लियामेंट में, और मैं इस कदर एक्सपोज हूँ धूप के लिए और गर्द के लिए और स्मोक के लिए भी, और इवन मैं हर गर्मी सर्दी में चूँकि मेरी प्रैक्टिकल सियासत है तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इतना ही बचा हुआ है। मेरे तो अपने क्लास फेलो मुझे नहीं पहचानते, कहते ये वही है। और कहते हैं दुनिया गोल है, मगर कराची में तो डाकू को भी पता चल गया कि वाकई दुनिया गोल है। डाकू ने जिस डॉक्टर को लूटा था घूमकर उसी के पास पहुंच गया। न्यू कराची में मुकाबले के बाद जख्मी डाकू को जब अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने पहचान लिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।